लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में बता दिया था, इसके दोनों डिफरेंस के बारे में भी मैंने बता दिया था। इस लेक्चर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो हमें पढ़ना है सेल पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक फिगर बनाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था और यहाँ पे लगा दिया गया था वोल्टामीटर, जिससे इसका करंट मेजर हो रहा था। यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था इस इलेक्ट्रोड पर, इस पोटेंशियल को बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सेम वही पोटेंशियल यहाँ भी डेवलप होगा, दोनों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे। यहाँ ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा था तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वाला था रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन दोनों था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही। और इन दोनों को जब एक वायर से जोड़ देंगे और यहाँ पर वोल्टामीटर लगाएंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल मेजर होगा वो पोटेंशियल होगा, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो वो होता है सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सेल पोटेंशियल हमें यहाँ से मेजर होगा। सेल पोटेंशियल को साथ में बोलते हैं EMF भी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो सेल पोटेंशियल को बोलेंगे सेल विभव, और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलेंगे वैद्युत वाहक बल। तो इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करना है और सेल पोटेंशियल को कैसे मेजर करना है ये हमें पढ़ना है। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ मैंने और बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका वोल्टामीटर में रीडिंग हम नहीं ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पता है तो उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सेल पोटेंशियल का भी फार्मूला बताया था मैंने। सेल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई सेल से, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से करेंगे और सेल पोटेंशियल को ई सेल से करेंगे। तो ई सेल का जो फार्मूला था, तो ई सेल जो डेवलप हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है उसको बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन दोनों पोटेंशियल को अगर जोड़ दिया जाए तो जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा उसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इंडिया में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इंडिया में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको भी हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका था? ये ए का था। ए मतलब हो गया एनोड का, और ये किसका था? सी, कैथोड का था। तो एनोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को जोड़ देंगे तो सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अब अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है रिडक्शन में तो इसको लिख सकते हैं AOEP इक्वल टू AREP, और यहाँ लगा देंगे माइनस। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका बस साइन हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। उसी तरीके से अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करेंगे और निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे। तो सिंपल हमें साइन चेंज करना है। तो हमें इसका जो एनोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें क्या मिल गया? अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। तो अब इसका जो फार्मूला हो जाएगा ई सेल का, वो हो जाएगा, इसके जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया माइनस में, तो ये प्लस में। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे CREP, और ये माइनस में हो गया माइनस AREP। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से लिख सकते हैं। ई हो जाएगा यहाँ पे ये कैथोड और माइनस ये क्या एनोड, तो ई एनोड। तो ई सेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है।
अब इसकी और भी 3 और फार्मूले होते हैं। फार्मूला और क्या क्या हो सकता है? पहला फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला जो एनोड है, ये है एनोड, और एनोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम इसी को लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, यह है किसका? ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला और क्या हो सकता है? इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ई सेल को, जो ये कैथोड है, ये किधर की तरफ है? राइट साइड की तरफ है, और जो एनोड है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। तो इस फार्मूले को और लिख सकते हैं ई, यहाँ लिखेंगे राइट माइनस ई लेफ्ट। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला और लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, जो राइट साइड में होता है इधर की तरफ, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज एंड ऑलवेज ज़्यादा होता है इस वाले से। तो ये कंडीशन है ऑलवेज का। तो ऑलवेज क्या होता है कि ई सी इज ग्रेटर देन ई ए, ठीक है। ये हमेशा होता है ऑलवेज की कंडीशन। तो एक काम और कर सकते हैं सिंपल, ये वैल्यू अधिक होती है तो अधिक में से कम को घटा देंगे, ठीक है। तो एक ये ट्रिक है, ये सिंपल सा। अगर हमें, तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमें ट्रिक के रूप में यूज करना है। कभी भी 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, तो अगर उसका हमको सेल पोटेंशियल निकालना है तो अधिक में से कम को घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, या किस में रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल वैल्यू देख लेंगे, वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, डायरेक्ट सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, तो ये एक्चुअल में फार्मूला ना हो कि ये क्या था, ये था ट्रिक। तो ये 4 फार्मूला है सेल पोटेंशियल निकालने का। अब सेल पोटेंशियल को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपका सेल पोटेंशियल यहाँ बताते हैं, एक को लिख सकते हैं ई सेल और दूसरे लिख सकते हैं ई नॉट सेल। ई सेल और ई नॉट सेल का मतलब क्या है? कहीं भी अगर नॉट लगा हुआ है तो वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर जब भी हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, 2 टाइप का बताए थे, एक जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। ई नॉट सेल की अगर बात करते हैं, ई सेल का तो ये फार्मूला हो गया। अगर हम ई नॉट सेल का अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसी फार्मूले पे हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे अगर नॉट लिख देते हैं, यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये भी नॉट में होगा, ये भी नॉट में होगा। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जा रहा है, तो वहाँ जो सेल पोटेंशियल निकल के आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी नॉट, तो इस सब में क्या लगा देंगे? बीच में नॉट लगा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। इसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये था आपका सेल पोटेंशियल के बारे में। अब हमें ये जानना है कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं तो ये फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए रखें पहले कि उसका जो है डायरेक्ट उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी मान लेते हैं, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होना है? 0 वोल्ट होना है, ठीक है। अब इसको क्यों माना गया है? क्योंकि हम जो यहाँ पे सेल ले रहे हैं, इस सेल में सेल पोटेंशियल तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और यहाँ पे अगर हम वोल्टामीटर लगा देते हैं तो उसकी अगर रीडिंग हमें मिल जाती है, तो इस रीडिंग का इस वैल्यू से क्या ये वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इस फार्मूले में अगर हमें 2 वैल्यू कोई भी पता है, जैसे एक ये वैल्यू पता है और इसमें से एक मान लीजिए हैं ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए एक इलेक्ट्रोड को, इसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम मान लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मान लिया गया है
कि वो होता है 0। कौन माना है ये? तो ये माना गया है IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो IUPAC ने इसको माना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का है वो कितना है 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे वोल्टामीटर लगाएंगे तो वोल्टामीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो जितनी रीडिंग आएगी वो सारी रीडिंग किसकी होगी? जो दूसरा है इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक एक मेटल का जिसका हमें निकालना होता है उसकी मेजरमेंट करते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, तो गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। तो उसमें 2 एग्जांपल दिया था, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और दूसरा क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में यही था। आज इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं? तो सबसे पहला सेकंड लेक्चर मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि E0 सेल इक्वल टू होता है EC माइनस EA0। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर हमें पता है तो ये वैल्यू निकल जाता है। लेकिन अगर हमको इसमें से ये वैल्यू पता है और इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू पता है तो इस दोनों में से दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक वैल्यू को इसमें हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू इतनी है। तो इसमें किसी क्या मानते हैं कि हाइड्रोजन का मान लेते हैं। तो इसमें लेते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कितना है, वो है 0 वोल्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड तो इसमें से ये मिल गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब दूसरा कैसे पता चलेगा? तो दूसरा यहाँ बताते हैं, जैसे ये फिगर बनाते हैं दोबारा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टामीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर एक की वैल्यू पता है, इन दोनों में एक की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वोल्टामीटर है यहाँ की जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग E0 सेल हो जाएगी। और वो वैल्यू किसकी होगी? अगर इसकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मान लिया गया है कि वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो निकालना है हमको रिलेटिव ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाती है। तो अब हमें पढ़ना है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में ये पढ़ाया था, बताया था कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, 2 एग्जाम्पल मैंने बताए थे। ये बताया था कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में आगे आपको डिटेल पढ़ना है। तो आज आपको ये पढ़ाएंगे कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे फिर उसके यूज करके कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अदर एलिमेंट्स का निकालते हैं, ठीक है। तो अब जानना है हमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो यहाँ हम लिखते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हमें 3 चीज़ें लेनी होती है। पहला तो एक मेटल लेना होता है, तो वहाँ प्लेटिनम ले लिए। दूसरी चीज़ क्या लेनी होती है, हाइड्रोजन गैस लेना होता है। और तीसरा हमें लेना होता है हाइड्रोजन गैस का आयन, मतलब H+ आयन। तो हमें तीसरा लेना है H+ आयन। और H+ आयन किस फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में होता है, एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमें ये 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है, इन 3 से हमें बनाएंगे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो एक कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। क्योंकि हमें चाहिए H+ चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे एसिड। और एसिड जनरली मान लेते हैं HCl भर दिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, जो एसिड है वो कितना होगा, 1 m होगा। तो यहाँ पे एसिड भरा हुआ है। अब इसमें एक ट्यूब रखेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं एक ट्यूब इस तरीके से। इस ट्यूब में यहाँ से करते हैं H2 गैस पास करते हैं, ठीक है। इस ट्यूब में यहाँ से H2 गैस पास होगा, और यहाँ पर रखते हैं प्लेटिनम का ये प्लेट है, जो काम करता है किसका, इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये प्लेटिनम का प्लेट है, और इस पे एक लगाते हैं वायर, ठीक है। अब जो प्लेटिनम का ये प्लेट होता है, ठीक है, ये होता है ब्लैक कलर का।
और ये ब्लैक होता क्यों है, क्योंकि इसका काम होता है एडजॉर्प्शन का, और किसका है सर, H2 का एडजॉर्प्शन। तो ये प्लेटिनम प्लेट क्या करता है, H2 का एडजॉर्प्शन करता है। हमें ये पहले जानना है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। ये दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अधिशोषण, और इसको बोलते हैं अवशोषण। तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा, एब्जॉर्प्शन अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण के बारे में बता देते हैं। कोई भी एक कंपोनेंट अगर दूसरे कंपोनेंट के अंदर तक चला जाता है तो वो हो जाता है एब्जॉर्प्शन अवशोषण, और केवल अगर उसके सरफेस पे रह गया तो उसको बोलते हैं अधिशोषण एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो H2 है वो क्या होता है, प्लेटिनम के सिर्फ सरफेस पे रह जाता है। तो अगर सरफेस पे रह गया तो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, तो इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे H2 का एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ में जो H2 है और यहाँ पे क्या है, H+ आयन है। जो एसिड है ये किस फॉर्म में, H+ आयन के फॉर्म में। इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या बनाता है, H2 जो है H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो टोटल ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ पूरा एसिड है और इसमें जो है बुलबुले के रूप में यहाँ पे निकलता है H2 गैस। ठीक है, यहाँ से H2 गैस आया, रिएक्शन किया और कुछ H2 जो है इसमें निकला। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम केस में होगा, हो सकता है कि H+ आयन H2 बना ले, H2 जो है H+ आयन बना ले। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। तो कुछ H2 जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, चेंज होता है, बाकी कुछ H2 यहाँ से निकलता भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होती हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसको अगर स्टैंडर्ड कंडीशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी चीज़ पढ़ना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ना होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे पहला चीज़ तो लेंगे ये, जो इसका कंसंट्रेशन होता है 1 m होता है। अगली चीज़ होती है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मायने रखता है, और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, ये टेम्परेचर लेते हैं। तीसरा चीज़ प्रेशर लेते हैं, तो प्रेशर लेते हैं 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर हैं तभी उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। इस कंडीशन में ये ले लेंगे तो ये हमको एक इलेक्ट्रोड मिल गया, और इसी का मान लेते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0। इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है 0। तो एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया 0, और दूसरे का हमें क्या करेंगे, दूसरा इसके साथ कनेक्ट करा देंगे, और कनेक्ट करा के जो है सेल्फ पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे। और जो सेल्फ पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वही वैल्यू हो जाएगी किसकी, दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका। क्यों दूसरे वैल्यू सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये 0 वैल्यू है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो नल हो गया, तो जो सेल्फ पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट का जो है हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटेक्स में कि मैग्नीशियम का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक तो हमें इलेक्ट्रोड ये लेना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देंगे मैग्नीशियम का। तो इसको मिटाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं मैग्नीशियम का दूसरा, ये हो गया मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसको इसी वायर से जोड़ देंगे, यहाँ पर U2 लग जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा वोल्टामीटर, और वहीं वोल्टामीटर का जो मेजरमेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, सारा का सारा वैल्यू इसी का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक करा भी देते हैं, जैसे एग्जांपल में E0 सेल इक्वल टू EC माइनस EA। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टामीटर की रीडिंग है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो एक चीज़ हमें और ध्यान रखना होता है कि जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है इसको हमेशा और हमेशा हम क्या लेंगे, एनोड लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनोड पे निगेटिव लिया हुआ है तो एनोड लेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो हमेशा और हमेशा इसको हम एनोड मान के ही करेंगे। ठीक है, एनोड मान के करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, जो वैल्यू आएगी वहीं E0 सेल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा और हमेशा ऑलवेज जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है इसको ऑलवेज एनोड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसको एनोड के रूप में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वोल्टामीटर के मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आती है तो इसकी वैल्यू आएगी -2.38, ये वैल्यू आती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू E0 सेल और माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे E0C
तो ई नॉट सी की वैल्यू हो जाएगी -2.38 वोल्ट। और ई नॉट ये क्या है, मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का जो अगर हम निकालते हैं माइनस में आएगा 2.38। तो इस तरीके से हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ मैग्नीशियम का जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्लास 12 के लिए भी कि जो है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कॉपर पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ये वैल्यू आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी का वैल्यू नहीं याद रखना होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो आपको ये फिगर बना देना है और यहाँ से यहाँ तक कर देना है। ये वैल्यू नहीं लिखना है, यहाँ बस लिख देना है ई नॉट, ये वैल्यू 0 हो जाए तो ई नॉट सेल, यहाँ पे बस आपको ऐसे लिखना रहेगा कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एम जी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस आपको ये लिखना रहेगा, ये वैल्यू नहीं लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का क्या यूजेज है, ठीक है। और इसमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, इसको जितने भी एलिमेंट्स का है, बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है। तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एक सीरीज में लिख दिया गया है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया है और एक क्या बनाया गया, सीरीज बनाया गया है। उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी। तो वैद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंज करने पे जो श्रेणी बनती है, जो श्रृंखला बनती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये हमें पूरा का पूरा याद भी होना चाहिए। क्लास 12 के लिए भी, नीट के लिए भी, IIT GMAIN सभी के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा आगे क्वेश्चंस करने में। तो ये पूरा सीरीज हमको याद होना चाहिए। किताब में भी दिया हुआ है लेकिन याद जल्दी नहीं होता। आज हम इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक में सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की कहानी। यह है कि 12 सरदार होते हैं। तो 12 सरदार क्या करते हैं, म्यूजिक बनाना है उन्हें, ठीक है। तो म्यूजिक बनाते हैं एक, ठीक है, और ये ले जाते हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास। और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है मैगी अली, मैगी अली जी, ठीक है। इनका जो गाना था, इन्होंने जो म्यूजिक कंपोज किया था उसको CD में लिया और उसको CD को फेंक दिया क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने खुद अपना एक म्यूजिक क्रिएट किया और म्यूजिक बनाया, ठीक है। तो पूरी कहानी छोटी सी है। अब इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानने के लिए एक छोटा सा वही पोयम है, ठीक है, वो बताते हैं। तो इसको हिंदी में बताते हैं। लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी जाकर फेंको CD, ठीक है। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी जाकर फेंको CD। कोई नहीं सुनो, कोई नहीं मतलब नया, नहीं सुनो, पर हम गाएं चापा चापा। तो एक चापा चापा भी गाना था, चापा चापा चरखा चले, उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये पोयम समझिए, चाहे जो कहानी समझिए, इसको याद कर लीजिए। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी जाकर फेंको CD, कोई नहीं सुनो, पर हम गाएं चापा चापा, ठीक है। तो इससे आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है ले मतलब हो गया Li लिथियम, के मतलब हो गया पोटेशियम, के हो गया। फिर 12 मतलब हो गया Ba 12, सरदार का हो गया SR सरदार, का अगला दिया हुआ है का यहाँ पे, तो का मतलब हो गया Ca का। उसका नाम दिया हुआ है, नाम का मतलब हो गया Na सोडियम नाम। फिर है मैगी को क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। मैग्नीशियम, अली, तो अली को लिखेंगे Al एल्युमिनियम,
अब यहाँ दिया हुआ है जी, तो जी का मतलब होता है जल, ठीक है, जी का मतलब है जल, तो यहाँ पर लिखते हैं H2O, ठीक है। उसके बाद है जाकर, जाकर को लिखेंगे जेडन, जेडन। उसके बाद दिया है फेको, तो फेके में हमें ये ध्यान रखना है, फेको ऐसे लिखना होता है, लेकिन इसको हम क्रॉस लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। तो पहले को लिखेंगे तो क्रो नहीं होता है, यहाँ पे क्रो होता है, CR क्रो। अब फेको मतलब FE, ये हो गया, ठीक है, फेको। उसके बाद CD, CD का CD हो गया, CD क्या है, कैडमियम है। फिर उसके बाद कोई, तो कोई को हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया कोई। उसका नई, नई के लिए हो गया NI। उसके बाद सुनो का हो गया SN। पर का मतलब हो गया PV, पर। हम आ गया, अब हम का यहाँ मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है चापा, तो गा का कुछ नहीं है, चापा है, CHAPA। ये 5 है, पाँचों को लिखना है, लेकिन क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो C का होता है कापर, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर H का होता है HG, फिर एक छोड़ना है, फिर लिखना है A, तो यहाँ पे लिखना है AG, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर P है तो यहाँ हो जाएगा प्लेटिनम, और फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर A है तो यहाँ पे हो जाएगा AU, और फिर एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। अब ये लाइन क्यों छोड़ना है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया, दोबारा बताते हैं। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जाकर फेंको CD, कोई नई सुनो, पर हम गाएं चापा, चापा, ठीक है। तो ये आपका है। अब इसमें जो यहाँ पे एक एक लाइन जो छोड़े हैं ब्लैंक किए, वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। जैसे हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है। तो सबसे पहले इसको लिखना है, लेकिन नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि किस ऑर्डर में है, यह है बढ़ते क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाती है 0, और हाइड्रोजन के ऊपर जितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है निगेटिव, हाइड्रोजन के नीचे वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव, और निगेटिव में ही क्या होगा, नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है 3.05, और ये सारे वैल्यू होता है वोल्ट में, माइनस में। उसी तरह ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में घटती जाएगी, तो इसका -2.93 वोल्ट होता है, और इस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव में यहाँ पे आएगा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन का आएगा, उसकी वैल्यू आती है प्लस में 2.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू है, ये निगेटिव, और धीरे धीरे निगेटिव वैल्यू घटता जाएगा, और यहाँ पे आके 0, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें और क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो सबसे पहले तो ये मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अब हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ चीज़ें और जाननी है, जो हम इस सीरीज़ से जान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें जानी जा सकती हैं, इसमें जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रॉपर्टी जानी जा सकती है। तो इसमें इसके लिए भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला कि ऊपर वाला LON लोन होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या पता चला कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आया और ये वाला एक्चुअल में इसके नीचे है, ठीक है, तो जो इसमें ऊपर होगा वैल्यू, जैसे दो अगर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम जो अभी एग्जांपल किए हैं कापर और जेडन का किए हैं, तो अगर हम जेडन और कापर ले लेते हैं, तो इन दोनों में ऊपर कौन सा है, तो जेडन ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा, लोन होगा, ठीक है। तो इन दोनों में जेडन जो होगा लोन का काम करेगा। लोन का मतलब क्या होता है, तो लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और ये निगेटिव। तो यहाँ पर ये लोन का मतलब ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम ये दोनों लेते हैं, तो इन दोनों में जो ऊपर की तरफ है, तो इसमें कौन सा था, जेडन, तो जेडन की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगा, इसका वैल्यू कम निगेटिव होगा। तो इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू निगेटिव किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या जान सकते हैं कि इन दोनों में से ये जो है जेडन एनोड का काम करेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जेडन जो है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, वहीं लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक रिएक्शन बताते हैं, एक हो गया जेडन
SO4 और साथ में हम ले लिए कॉपर और रिएक्शन लिख दिए। ये इसको अगर रिप्लेस करता है तो CuSO4 और साथ में Zn, और फिर इसका एक रिवर्स करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CuSO4 और साथ में ले लिए Zn, और ये इसको रिप्लेस करके बना दिया ZnSO4 और साथ में Cu। तो ये दो रिएक्शन है। अब हमें ये जानना है कि दोनों रिएक्शन में से पॉसिबल रिएक्शन कौन सा है। तो इन दोनों में सिंपल सा पॉसिबल रिएक्शन वो होगा जिसमें इन दोनों में जो वैल्यू ऊपर होगा, तो इसमें Zn ऊपर है, ठीक है। तो Zn का हमें इस रिएक्शन में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो इन दोनों में जिस रिएक्शन में Zn का जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों रिएक्शन को। यहाँ पे ZnSO4 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है +2 है, और यहाँ पे Zn क्या है 0। इस रिएक्शन में Zn जो है 0 और यहाँ पे बना रहा है +2। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला रिएक्शन है उसमें Zn क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेकेंड वाला जो है वो पॉसिबल है, लेकिन पहला वाला जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल कंडीशन लगाना पड़ेगा तब ये पॉसिबल होगा। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस है, ये स्वतः है, अपने आप होगा ये, ठीक है। तो ये टोटल था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और ये फार्मूला याद रखना, ऊपर अलोन होता है। और इस फार्मूले से एक चीज़ और पता चल रहा है कि जो ऊपर की तरफ वैल्यू है वो ज़्यादा एक्टिव वैल्यू होगा, ठीक है। वो एलिमेंट जो है ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव था, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया। तो ऊपर से नीचे जाने पे इसकी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी कह सकते हैं या फिर रिएक्टिविटी कह सकते हैं, रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होता है, घटता है। तो ऊपर वाला ज़्यादा एक्टिव और नीचे वाला कम एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं, और इसमें जान सकते हैं कि जो वैल्यू ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे यहीं से इसी इक्वेशन से ही आपको सारा समझा देते हैं। जो वैल्यू ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ था, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा। तो ऊपर से नीचे जानते समय क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला कम आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। तो ऊपर से जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, और इसके अलावा फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, जो ऊपर की तरफ एलिमेंट है उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, और यहाँ जो नीचे की तरफ एलिमेंट है उसमें क्या होगा, ये होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है और नीचे वाले एलिमेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, बाकी आप नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।